सारे टाइप्स हैं। मोस्ट कॉमन जो होती है वो टाइप ए और टाइप बी स्कॉलरशिप होती है इसकी। तो अभी मेन फोकस हम लोगों का नेक्स्ट ईयर की इनटेक का है, क्योंकि 2026 की जो इनटेक है वो हो चुकी है। और वो आप उसमें भी नहीं कर सकते। अब आपको 1 साल का ड्यूरेशन चाहिए होता है, ताकि आप फिर अपने डॉक्यूमेंट्स और जो भी एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह है वो आप ले लें, प्रिपेयर कर लें सारे डॉक्यूमेंट्स, ताकि फिर नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर लें। तो ये आपके लिए है। तो लर्निंग आउटकम इस सेशन का क्या है? तो पहले यही कि काफी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि सीएससी या चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है उसका फायदा क्या है, क्यों है, चाइना में क्यों स्कॉलरशिप से पढ़ना है, किसी और मुल्क से क्यों नहीं पढ़ना है। तो वो है, इसमें टाइप्स हैं। तो पहला सवाल का जवाब है कि ये चाइना की स्कॉलरशिप जो है वो क्यों फायदेमंद है। तो अब से 10-15 साल पहले तो आप कह सकते थे कि हाँ, चाइना का एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है, या बहुत इस तरह का कि यूरोप के लेवल का नहीं है। लेकिन ये कि पाकिस्तान से उस टाइम पे भी काफी बेहतर था, काफी सारी यूनिवर्सिटीज से। लेकिन ये कि अब इनका बहुत बेहतर हो गई है एजुकेशन। और अगर आप क्यूएस रैंकिंग, जो इनकी स्टैंडर्ड यूनिवर्सल रेटिंग है यूनिवर्सिटीज की दुनिया भर में, उसमें टॉप 100 में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अमेरिका के बाद जो है आपकी यहीं की चाइना की यूनिवर्सिटीज हैं। इसमें सबसे कॉमन जो स्कॉलरशिप है पाकिस्तान से चाइना जो स्टूडेंट्स आते हैं वो सीएससी में आते हैं। और सीएससी में टाइप ए और टाइप बी दो तरह की स्कॉलरशिप होती है। इसमें फिर आपको यूनिवर्सिटी और सुपरवाइजर खुद सेलेक्ट करना होता है। और इसके अलावा किस तरह आगे का प्रोसेस भी, जैसे आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है या आपको स्कॉलरशिप मिल गई इसके बाद करना है क्या है, वो भी इस सेशन में बताया जाएगा। तो बेसिकली एजेंडा यही आपको पता चलिए कि 10-15 मिनट जो है वो स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाएगा। फिर रूट्स बताए जाएंगे कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू होता है कि यूनिवर्सिटी और सुपरवाइजर को कैसे अप्रोच करना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब ये सीएससी जो है 279 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सीएससी स्कॉलरशिप देती हैं। तो कौन सी हमारे लिए सही है, एप्लीकेशंस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, वीज़ा कौन सा किस तरह का करना है, क्या करना है। और दूसरी स्कॉलरशिप भी, कि खाली आप सीएससी पे डिपेंडेंट ना रहें, दूसरी स्कॉलरशिप भी हैं चाइना में। तो आप साइड बाय साइड उसमें भी अप्लाई करें, और जिसको फाइनल में जो भी आपको मिल जाती है या आपको जो सी भी बेहतर लगती है, आप वो उसमें डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी चाहिए। तो बेसिकली सीएससी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ चाइना की स्कॉलरशिप है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि दूसरी दुनिया में, यूरोप में भी, अमेरिका में भी जो भी स्कॉलरशिप मिलती है वो यूनिवर्सिटी बेस होती है। तो वो परफॉर्मेंस के लिहाज से होती है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको स्टिपेंड मिलेगी, अगर आपकी स्कॉलरशिप में आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। खास तौर पर अमेरिका में जैसे कहते हैं कि आपको 3.3 सीजीपीए मेंटेन रखनी है अगर आपको ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप मेंटेन मिलती रहे। तो इसमें ऐसे कुछ मसला नहीं है। आपके पास जो ड्यूरेशन है मास्टर्स के 3 साल, पीएचडी के 4 साल, इसमें आपको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती रहेगी। तो आपको ये नहीं है कि आपकी सुपरवाइजर को आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही तो आपकी जो है स्टेपमेंट खत्म हो जाए। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। इसके अलावा जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा जाते हैं, तो वो चाइना ही जा रहे होते हैं स्कॉलरशिप में। हजारों में स्टूडेंट्स पाकिस्तान के जो है पिछले सालों में आए हैं चाइना में। और ये अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और इसके अलावा जनरल स्कॉलर स्कॉलर वगैरह जो होते हैं आपके, जैसे विजिटिंग स्कॉलर जो 6 महीने के लिए आते हैं, पीएचडी वो पाकिस्तान से कर रहे होते हैं, फिर 6 महीने के लिए या साल के लिए अगर लैब के कोई इक्विपमेंट उनको नहीं मिलते पाकिस्तान में, तो वो यहाँ पे आके भी वो अपना एक्सपेरिमेंट वगैरह करके वापस पाकिस्तान से डिग्री हासिल करते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन और तरह इसके कैटेगरीज हैं स्कॉलरशिप की। तो इसमें सबसे जो बेनिफिट अच्छा है कि इसकी ट्यूशन बिल्कुल फ्री है, आपको वेवर है, आपको हाउसिंग फ्री है, आपको डॉर्मेटोरी जो है, जो हॉस्टल हम कहते हैं अपनी जबान में, वो आपको फ्री है, आपको कोई पैसे नहीं देने उसके। जो कि बाहर दूसरे कहीं भी जिस भी मुल्क में आप जाएंगे आपको हाउसिंग के खुद देने होंगे। अच्छा, कुछ लोग फैमिलीज के साथ होते हैं या डॉर्मेटोरी में नहीं रहना चाहते, जो उनके लिए ये ऑप्शन है कि आप ऑफ कैंपस भी रह सकते हैं, खुद से किराए में आप घर ले लें। तो उसके लिए सीएससी अलग से आपको पैसे देगी। तो आपको बैचलर्स के हैं तो आपको 500 के अराउंड मिल जाएंगे आरएमबी।
आरएमबी और युआन जो है वो इनकी करेंसी होती है, या ये सीएनवाई लिखा हुआ है तो ये भी इनकी करेंसी को कहते हैं। आरएमबी, सीएनवाई या युआन आप कह लें, तो मैं आसानी के लिए युआन बोलूंगी। आपके मास्टर्स के लिए जो है आपको 700 युआन मिलते हैं ऑफ कैंपस रहने के, और अगर आप पीएचडी में हैं तो आपको 1000 युआन मिलते हैं। यूनिवर्सिटी आपको खुद आपकी स्टेपेंड के साथ आपको देती है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। इंश्योरेंस आपको जो है वो फ्री है। तो इंश्योरेंस यहाँ पे जो है 800 आरएमपी की है, अगर 1 साल से ज्यादा स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी करते हैं तो वो भी यहाँ पे वो फ्री कवर्ड होती है। शुरू में आप जब आते हैं यहाँ पे तो आपको देनी पड़ती है पहले महीने, और फिर उसके बाद आपको जब स्टेपमेंट मिलती है तो उसमें आपको वो पैसे वापस रियम्बर्स हो जाते हैं। अच्छा, मंथली लिविंग स्टेपमेंट जो आपको लिविंग एक्सपेंसेस की मिलती है वो अंडर ग्रेजुएट यानी बैचलर्स के लिए 2500 युआन मिलती है, मास्टर्स के लिए आपको 3000 युआन मिलती है, और पीएचडी के लिए आपको 3500 युआन स्कॉलरशिप ये में आपको स्टेपमेंट मिलती है। इसके साथ आप प्लस कर लें, अगर आप ऑफ कैंपस रह रहे हैं तो अंडर ग्रेजुएट की आपकी 3000 हो जाएगी, क्योंकि 500 युआन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ऑफ कैंपस रहने के। मास्टर्स है तो आपको 3700 मिल रही है, और अगर आप पीएचडी के हैं तो आपको 4500 मिल रही है अगर आप ऑफ कैंपस रहते हैं। तो फैमिली वाले अक्सर ऑफ कैंपस ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि डॉर्मेटोरी में फैमिली के साथ अलाउंस होता नहीं है। अच्छा हाँ, इसमें कुछ स्कॉलरशिप ऐसी भी है जिसमें आपको हवाई जहाज का जो किराया होता है, फेयर, वो आपको मिल जाता है। तो वो एक अलग कैटेगरी जो मैं एंड में आपको बताऊंगी कि किसमें आपको साल में एक दफा एयरप्लेन का फेयर भी मिल जाएगा। तो आप पाकिस्तान आना चाह रहे हैं फैमिली से मिलने वेकेशंस में, तो आप वो उसमें मिलने आ सकते हैं। अच्छा, एलिजिबिलिटी जो है वो बेसिक तो आपके बैचलर्स के लिए है कि आपका इंटरमीडिएट आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज आपकी 25 की एज से कम होनी चाहिए। मास्टर्स में आपके पास बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए और 35 ईयर्स एज से कम हो या उसके बराबर हो। पीएचडी में जो है मास्टर्स की डिग्री होना जरूरी है, और एज आपकी 40 से कम होनी चाहिए। और आगे जो है वो दूसरी स्कॉलरशिप के लिहाज से अगर आप विजिटिंग स्कॉलर वगैरह, तो उसमें एज लिमिट इतना खास मैटर नहीं करती। अच्छा, सीएससी जो है उसमें जैसे मैंने स्टार्ट में सेशन के बताया था कि टाइप ए है और टाइप बी है। तो टाइप ए जो है वो एम्बेसी बेस है। तो एम्बेसी में हमारे यहाँ जब पाकिस्तान में एचईसी जैसे एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो वो आपको ये स्कॉलरशिप में नॉमिनेट करता है। तो इसका तरीका आगे मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं बेसिक ये बताती हूँ कि आपको यहाँ पे HAT टेस्ट होता है एचईसी का, तो आपको वो टेस्ट देना होगा। आप 2 यूनिवर्सिटीज में चाइना की अप्लाई कर सकते हैं उसमें। और अगर एचईसी के टेस्ट पास कर लेते हैं और एचईसी आपको नॉमिनेट कर देती है, तो आपको ये सीएससी स्कॉलरशिप टाइप ए मिल जाएगी। अगर आप टाइप बी के रूट पर जाते हैं, तो टाइप बी मोस्ट कॉमन, अक्सर स्टूडेंट, मैं भी खुद जो हूँ वो टाइप बी के थ्रू आई हूँ यहाँ पे। इसमें आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। तो इसका तरीका यह है कि आप सुपरवाइजर सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, उनसे एक्सेप्टेंस लेंगे। वो फिर एक्सेप्टेंस देने के बाद आपको बोलेंगे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। तो यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल होता है, उसमें आपको अप्लाई करना होता है, और साइड बाय साइड आपको सीएससी स्कॉलरशिप का एक पोर्टल है, उसमें अप्लाई करना होता है। फिर आपको नॉमिनेट किया जाता है यूनिवर्सिटी के थ्रू। टाइप ए में एचईसी आपको नॉमिनेट करता है, टाइप बी में यूनिवर्सिटी जो चाइनीज यूनिवर्सिटी है वो आपको नॉमिनेट करती है। इसमें आप खाली एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो भी आपका सुपरवाइजर है, आपको उनसे सही से बातचीत करनी पड़ेगी और उनसे पूछना पड़ेगा कि अगर आप मतलब अगर उनकी और आपकी रिसर्च अलाइन होती है तो वो फिर आपको नॉमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं इस तरह। तो आपको मिल जाती है। इसके अलावा जो है दूसरी स्कॉलरशिप जो चाइनीज गवर्नमेंट देती है वो मोफकॉम है, यूनेस्को है, चाइनीज लिंक है। इस तरह बहुत सारी यूनिवर्सिटी मतलब स्कॉलरशिप है यहाँ पे। मोफकॉम जो है वो स्कॉलर्स या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिए होती है, कि एटलीस्ट आपको 3 से 5 साल की जो है गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस हो तो आपको मिलती है। तो उसके अलग बेनिफिट्स हैं। तो सीएससी स्कॉलरशिप जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए क्यों अच्छी है, तो जैसे मैंने बताया था कि फुल स्कॉलरशिप है। तो इसमें आपकी ट्यूशन, अकोमोडेशन, इंश्योरेंस, लिविंग अलाउंसेस सब कुछ कवर्ड है। और ये आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है। तो अगर आपके सुपरवाइजर आपसे खुश नहीं है, या आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पा रही, लेकिन आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी, आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी।
दूसरा ये कि आपके डोमेन्स बहुत ज़्यादा हैं चाइना में, हर डोमेन की एक अलग यूनिवर्सिटी है। तो आप अगर साइंस में है, इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर की अलग यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, मेडिसिन में है तो मेडिसिन की होगी, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैनेजमेंट, एजुकेशन, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। और बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। यहाँ पे एक फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है जो खाली फॉरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च है उस पे काम करती है, और अच्छी खासी बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं। फिर ये कि इसमें मास्टर्स और पीएचडी के वो डिग्रीज हैं, उसमें इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है। और बैचलर्स में अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम बहुत कम है, बहुत टॉप की यूनिवर्सिटीज में है खाली, वरना आपको चाइनीज में ही पढ़ाया जाएगा। एचईसी का रूट है टाइप ए में, और टाइप बी में यूनिवर्सिटी का रूट है। तो आपका अगर प्रोफाइल अच्छा होगा तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, प्रोफाइल आपका थोड़ा सा एवरेज है तो आप एवरेज यूनिवर्सिटीज को ही टारगेट करेंगे। तो यूनिवर्सिटी या आपको प्रोफेसर कैसे टारगेट करना है, क्योंकि चाइना में आपको शायद पता नहीं हो कि आपकी कोई भी गूगल की सर्विसेज नहीं है। गूगल की सर्विसेज नहीं है मतलब आपके पास कोई फेसबुक नहीं है, ना आपके पास व्हाट्सएप है, ना आपके पास यूट्यूब है। आपके मतलब इन यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता है। तो आपको और इनकी सारी वेबसाइट जो है वो या तो आपको वीपीएन के साथ एक्सेस करनी पड़ती है या फिर चाइनीज लैंग्वेज में होती हैं। तो आप कैसे अप्लाई करेंगे? तो उसमें ये होता है कि गूगल स्कॉलर प्रोफेसर्स के होते हैं, तो सबसे पहले तो आपको प्रोफेसर सेलेक्ट करना होता है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। तो आप जो भी प्रोफेसर हैं आप उनकी जो भी गूगल स्कॉलर है या रिसर्च क्रिएटर उससे रिसर्च वगैरह देखते हैं, उसमें उनकी ईमेल मिल जाती है। वरना आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके गूगल ट्रांसलेट यूज कर लें, तो वो आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता देगा कि आप कहाँ पे कौन से प्रोफेसर को टारगेट करना चाह रहे हैं या कौन से प्रोग्राम को आप टारगेट करना चाह रहे हैं। तो टाइप ए जो है पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स के लिए जो है क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो पहले तो एचईसी की ओपन कॉल्स हैं। तो एचईसी की आप वेबसाइट पे जाएं, वहां पे HAT टेस्ट होता है। HAT टेस्ट जो है वो HEC वालों का टेस्ट है, जैसे NTS टेस्ट होते हैं, इस तरह के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। CSS शायद कुछ स्टूडेंट्स सुना होगा। तो इस तरह HAT टेस्ट है जिसमें साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स इस तरह करके तीन सेक्शंस होते हैं, तीन या चार सेक्शन होते हैं। आपको वो टेस्ट पास करना होता है। वो टेस्ट अगर आपने पास कर लिया तो HEC के अंडर जितनी भी स्कॉलरशिप है, जिसमें CSE टाइप ए भी है, हंगेरियन की स्कॉलरशिप अलग होती है, ओमान की स्कॉलरशिप, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं, आप उन सब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगी एचईसी के पोर्टल में, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए या नहीं हो गए। उसमें फिर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सी स्कॉलरशिप चाहिए। अगर आपको सीएससी चाहिए, जैसे सेशन सीएससी का है, तो आप सीएससी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको कोई और सी स्कॉलरशिप चाहिए तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। अब मुझे इसमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप एक टाइम पे दो स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं नहीं, लेकिन ये कि आप एक सीएससी जैसे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने सीएससी सिलेक्ट कर लिया और आप एचईसी के थ्रू नॉमिनेट हो गए। तो फिर आप सीएससी के पोर्टल एक अलग है, उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। और फिर नॉमिनेशन होने के बाद आपको लेटर एक एचईसी से मिल जाएगा और एक आपको सीएससी की तरफ से मिल जाएगा कुछ महीने बाद। तो ये नॉमिनेशन और रिव्यू में थोड़ा सा टाइम लगता है, 2-3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद आपको में अप्रैल से मई के बीच में रिजल्ट पता चल जाता है कि आप सिलेक्ट हुए या नहीं। और एचईसी का रिजल्ट में भी उससे पहले पता चल जाए, हर साल चेंज होता है इनका। तो एक दफा आप सिलेक्ट हो गए तो आपको लेटर मिल गया, उससे आप फिर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइप बी जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें आपको सबसे पहले तो प्रोग्राम फाइंड करना है। वो मैं आपको बताऊंगी एक वेबसाइट जिसमें आपको प्रोग्राम कैसे फाइंड करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपकी रिसर्च हो रही है। फिर उस प्रोग्राम से आपको सुपरवाइजर को कांटेक्ट करना है। फिर सुपरवाइजर से आपने अगर एक्सेप्टेंस लेटर ले लिया है तो फिर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल में अप्लाई करेंगे, साइड बाय साइड आप सीएससी पे अप्लाई करेंगे, सीएससी के पोर्टल में अप्लाई करेंगे। फिर कुछ महीने के बाद, जैसे अक्सर यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन जो है फरवरी में होती है, तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो नवंबर तक ले लेना होता है प्रोफेसर से। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप अगस्त से लेकर सितंबर तक कोशिश करें, प्रोफेसर को कांटेक्ट करें, उनसे मीटिंग करें, मीटिंग करके उनसे एक्सेप्टेंस लेटर लें। कुछ प्रोफेसर है जो मीटिंग नहीं करते, कहते हैं पहले प्रपोजल भेजें। तो आप प्रपोजल का भी मैं बताऊंगी कि स्टडी प्लान कहलाता है चाइना का प्रपोजल ना।
तो वो स्टडी प्लान आपको कैसे बनाना है, और वो फिर आप भेजेंगे तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर वो दे देंगे, या मीटिंग कर लेंगे। मीटिंग के बाद कंप्यूटर साइंस वाले डोमेन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कभी प्रोफेसर एक टास्क देते हैं कि ये टास्क है, इस पे आप ये सोल्यूशन निकालें। तो वो आपको एक फाइल भेज देंगे जिसमें पिक्चर्स होंगी, अगर आप कंप्यूटर विजन से रिलेटेड टॉपिक है या इस तरह करके जो भी उनका टॉपिक है, आपको उसका सोल्यूशन भेजना होगा, या फिर एक रिपोर्ट, शॉर्ट रिपोर्ट बनानी होगी। तो फिर वो एक्सेप्टेंस लेटर भेजते हैं, तो वो सुपरवाइजर के ऊपर होता है। तो जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया तो उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, और सीएससी में अप्लाई करना होता है कुछ महीने, यानी जैसे मैंने बताया कि डेडलाइन फरवरी तक है। तो आपको अप्रैल तक जो है पता चल जाता है कि यूनिवर्सिटी ने आपको नॉमिनेट किया या नहीं किया। अगर आपको नहीं पता चला तो आप यूनिवर्सिटी को ईमेल करके मालूम करें, तो फिर आपको पता चल जाएगा। आप अगर नॉमिनेट हैं तो 90% चांस है कि आपको सीएससी भी नॉमिनेट कर देगी। तो यूनिवर्सिटी की नॉमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूनिवर्सिटी की नॉमिनेशन के लिए सुपरवाइजर के एक्सेप्टेंस लेटर की नॉमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सेप्टेंस लेटर हो। फिर यूनिवर्सिटी के नॉमिनेशन के बाद आपको एक लेटर मिलेगा सीएससी का। तो यूनिवर्सिटी का लेटर एक अलग होगा जो आपको अप्रैल या मई तक मिल जाएगा। फिर मई के बाद या मई में आपको सीएससी का लेटर मिलेगा। वो दोनों लेटर आपको अटैच करके वीजा ऑफिसर के यहाँ जान के आपको अपलोड करने होंगे, और फिर आपको वीजा का सिलसिला आगे होगा, जो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। तो टाइप ए और टाइप बी में डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि टाइप ए जो है वो एचईसी की थ्रू है, एचईसी नॉमिनेट करेगी, तो फिर आप जाएंगे आगे स्टेप में, और फिर सीएससी नॉमिनेट करेगी, और उसमें आप दो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम। यानी दो सुपरवाइजर के आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गए तो उन दोनों सुपरवाइजर की यूनिवर्सिटीज में आप अप्लाई करेंगे। टाइप बी में खाली एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी यूनिवर्सिटी का सुपरवाइजर का आपको लगता है कि रिसर्च बहुत अच्छी अलाइन करती है, या फिर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि किसका मिजाज अच्छा लगता है। तो कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं जिनका मिजाज अच्छा नहीं होता, तो वो आप जब उनसे मीटिंग करेंगे या उनसे उनके टास्क देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ बहुत ज्यादा काम करवा रहे होते हैं, कुछ कम करवा रहे होते हैं। तो जो आपको समझ आता है कि प्रोफेसर के हाँ आपकी अच्छी रहेगी, तो उनके आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे। और फिर सीएससी यूनिवर्सिटी नॉमिनेट करेगी, फिर सीएससी आपको लेटर देगी, और फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो अब आपको यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करनी है। तो आपको फील्ड, लैब, सुपरवाइजर और रिसर्च सेंटर, यहाँ पे ये पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आपका मेजर कौन सा है। तो आपका जैसे कंप्यूटर साइंस मेजर है, तो आपको उस मेजर से रिलेटेड यूनिवर्सिटीज जो है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। या आपको सुपरवाइजर बहुत अच्छे हैं, कोई डीन है आपकी डिपार्टमेंट जो भी यूनिवर्सिटी है उसके, तो उन अगर डीन ने या फुल प्रोफेसर ने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया है तो वो मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर। और फिर उसके बाद है कि अवेलेबिलिटी, कौन सी टाइप ए या टाइप बी में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो जो हाई रैंक यूनिवर्सिटीज हैं उसमें फिर आपको थोड़ा सा कंपटीशन ज्यादा मिलता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सिटी एंड कॉस्ट आपको देखनी होती है। तो अब जैसे बड़े सिटीज हैं, हमें जैसे मुझे खुद पहले कुछ सिटीज पता थी, सबको पता है बीजिंग होता है, शंघाई होता है। इसके आगे हमें खास यूनिवर्सिटी पता नहीं है शहर कौन से है। तो बीजिंग शंघाई जो है इतने एक्सपेंसिव हैं, जैसे आपको पीएचडी की मैंने स्कॉलरशिप बताई थी कि 3,500 है। बीजिंग में अगर आप रहते हैं यूनिवर्सिटी के करीब तो 4,000 तो आपकी 4,000 आपकी रेंट होगा अपार्टमेंट का। तो आप स्टेपेंड में गुजारा नहीं कर सकते। तो आपको वो यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करें, लेकिन वो सिलेक्ट करें जो कि मेन शहरों में ना हो। तो प्रोग्राम या सुपरवाइजर बेस आप सेलेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा सेलेक्ट ना करें कि आप बीजिंग सर्च करें और फिर बीजिंग की यूनिवर्सिटी आप सर्च करके उसमें से अप्लाई करें, ऐसा नहीं करना आपको। आपको रिसर्च बेस फोकस करना है। फिर आपको लैंग्वेज भी देखनी है कि आपने जब एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह मिल भी गया आपको, तो आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट में चेक करना है कि इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है भी या नहीं है। तो वो एक चीज होती है आपको चेक करने की। फिर आपको सुपरवाइजर की देखना है कि उनको ईमेल करेंगे और उनसे आप यही पूछेंगे कि आप सीएससी जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट करते भी हैं या नहीं। कुछ सुपरवाइजर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वो आपको ईमेल करके बता देंगे कि नहीं मैं तो नहीं कर सकता, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल यानी सैंपल बनाई है
कि आप जैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग आपका डोमेन है, तो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज अच्छी टॉप की कौन सी है, तो ये टिसिंगवा है, जीजियांग है, यूएसटीसी है, एचआईटी है, शियान है, और हाजोंग है। तो ये इंजीनियरिंग की बहुत टॉप की यूनिवर्सिटीज है। तो अगर आपकी सीजीपीए 3.5 प्लस है, या फिर आपके पास पब्लिकेशंस है, या आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो आप इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट करेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दी है। इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट है तो पेकिंग यूनिवर्सिटी है, टिसिंगुआ है, फूडान है, रेनमिन है, शंघाई जाओटिंग है, यूआईबी है, जीजियांग है। तो ये यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी हैं। अच्छा, इसमें पैकिंग और टीचिंग में वही वाली बात है कि ये मेन सिटीज में है, तो ये महंगी है। तो आपको लिविंग एक्सपेंसेस थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जीजियांग एक छोटा शहर है, तो छोटा प्रोविंस में है, तो ये आप ज्यादा अच्छा मतलब ले स्टिपेंड में आप गुजारा कर सकते हैं। फिर सीधा मेडिसिन में भी ये पैकिंग यूनियन मेडिकल कॉलेज है, जीजियांग है, फूडान है, शंघाई जाओटिंग है, सन याटसन है, वुहान है। और आपकी एग्रीकल्चर में जो है, ये आप देख सकते हैं कि चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, नानजिंग है, जीजियांग। अरे जीजियांग का आप नाम काफी देख रहे होंगे, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसमें काफी डोमेन में काफी अच्छा एक्सेल कर रही है। एजुकेशन में बीजिंग नॉर्मल है यूनिवर्सिटी, ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, पेकिंग है, रेनमिन है, वुहान यूनिवर्सिटी है, नानजिंग यूनिवर्सिटी, ये सब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं इन सब डिपार्ट डोमेन्स में। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है तो आप इनमें अप्लाई करेंगे, वरना फिर आप एवरेज यूनिवर्सिटीज को फोकस करें, आपके चांसेस स्कॉलरशिप के ज्यादा बढ़ जाएंगे उसमें। अच्छा, अब इसमें अक्सर स्टूडेंट्स का होता है एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, उसके बाद उनको जो है यूनिवर्सिटी ने नॉमिनेट किया है, तो उसका मैंने बताया था कि आपको 2 महीने 3 महीने वेट करना पड़ता है। अब इसमें स्टूडेंट बहुत परेशान होते हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा, हम किसी और स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, क्या करें। तो एक यूनिवर्सल जो है वो सिलेक्शन का मैट्रिक ये चाइना में इस ये है कि एकेडमिक फिट, यानी कि आपके सुपरवाइजर की पब्लिकेशन, उनकी रिसर्च और आपकी रिसर्च बैकग्राउंड कितना मैच होता है, कितना अलाइन होता है। आपकी डिग्री जो है वो मैटर कर, मतलब आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से अगर मास्टर्स किया हुआ है तो आपका पीएचडी के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये एकेडमिक फिट जो है 30% इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैंने कहा था कि एक्सेप्टेंस लेटर सुपर चाइनीज सुपरवाइजर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, सुपरवाइजर जो मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, जो भी प्रोफेसर होता है उनको सुपरवाइजर कहा जाता है, क्योंकि वो आपकी स्टडी में आपको सुपरवाइज करता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सुपरवाइजर जो है वो थोड़ा अलग मायने रखता है, तो ये प्रोफेसर ही समझे, हम प्रोफेसर होते हैं बाकायदा। तो ये इनकी आपकी रिसर्च अलाइन होनी चाहिए। फिर आपका जो है स्कॉलरशिप रूट जो है, आप टाइप ए में अप्लाई करते हैं, टाइप बी में अप्लाई करते हैं। तो टाइप ए में अगर आप अप्लाई करते हैं तो मतलब पाकिस्तान के सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस स्कॉलरशिप में टाइप ए में होंगे, तो इसमें कंपटीशन पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा होगा। टाइप बी में इंटरनेशनल है, पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी आपकी वही एक होगी। तो आपको खुद समझना है अपने प्रोफाइल के लिहाज से कि आपको टाइप ए में अप्लाई करना है या बी में अप्लाई करना है। आप दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने टाइप ए में अप्लाई किया 2 यूनिवर्सिटीज में, टाइप बी में आपने अप्लाई किया तीसरी यूनिवर्सिटी में, तो 3 यूनिवर्सिटीज में आपके चांसेस काफी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो लैंग्वेज फिट है, अगर आपका इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है तो उसमें सीट्स कम होती हैं, अगर आप चाइनीज टॉट प्रोग्राम में जाते हैं तो आपकी सीट्स ज्यादा होती हैं। लेकिन अगर आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं तो चाइनीज टॉट में बिल्कुल मत जाइएगा, बहुत मुश्किल होता है। जो बैचलर्स हैं वो तो चाइनीज में ही होते हैं ज्यादातर, और मास्टर्स में आपके पास ऑप्शन होता है इंग्लिश या चाइनीज लेने का, तो चाइनीज में चांसेस ज्यादा होता है। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो आपको इंग्लिश के लिए यूनिवर्सिटी जिस भी आपने लास्ट हाईएस्ट डिग्री हासिल की है, बैचलर्स की है तो बैचलर्स में आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स किया वहाँ की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आप यूज कर सकते हैं एवरेज रेंग यूनिवर्सिटी में। और अगर आप बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी जैसे टिसिंगवा और पैकिंग यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र कर रही थी, तो उसमें आपको आइल्स या डुओलिंगो इस तरह करके कोई भी आपके जो इंग्लिश टेस्ट हैं वो आपको शो करने होंगे। चाइनीज टॉट प्रोग्राम में आपको एचएसके का टेस्ट एग्जाम होता है, वो पाकिस्तान में भी होता है। तो उसमें एग्जाम एचएसके 1 to 6 होता है, तो उसमें आपको 1 2 या 3 तक आपको शो करना होता है एग्जाम, तो आपको पहले से करना पड़ता है। अच्छा, कॉम्पिटिटिवनेस,
वही वाली बात है कि आप जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा आपकी कंपटीशन होगी। जितनी आप एवरेज रैंक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो उतना कम कंपटीशन होगा। तो आपकी प्रोफाइल पे ही बेस करता है। और प्रैक्टिकल फिट, प्रैक्टिकल फिट मतलब वही है कि आप बीजिंग में जा रहे हैं या आप हार्बिन में जा रहे हैं, तो किस तरह का क्लाइमेट है, किस तरह की एकोमोडेशन है, किस तरह की कम्युनिटी है। तो ये सब चीजें आपको पहले से देखनी होती, समझनी होती है। तो फेसबुक में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, स्कॉलरशिप नेटवर्क एक मशहूर ग्रुप है, इस तरह करके बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आप उनमें ज्वाइन करें, उनमें आप एक दफा सर्च करें सीएससी स्कॉलरशिप को, और स्टूडेंट्स जो जा चुके हैं वहाँ पे उनसे उनके एक्सपीरियंस, उनके मसले देखें, रीड करें, कमेंट्स देखें, तो आपको आइडिया अच्छे तरीके से होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी स्कॉलरशिप कितनी अच्छी है। अब ये सब तो स्कॉलरशिप के बारे में था। अब आप लोग अपनी एप्लीकेशन को कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं कि आपको ये स्कॉलरशिप मिले। तो उसके काफी कुछ क्राइटेरिया हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइडियल टाइमलाइन जो है वो यही है कि सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी सर्च करें। तो जुलाई से सितंबर मैंने अब एक एवरेज मैंने आपको टाइम दे दिया कि अगर आप कोई स्टडी कर रहे हैं या आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी सर्च करने में रोजाना 1 घंटा भी आप दें तो आपके चांस काफी अच्छे हैं कि आप 1 महीने के अंदर जो है वो अच्छी आपको समझ आ जाएगी कि चाइनीज यूनिवर्सिटीज कौन सी अच्छी हैं, कौन सी एवरेज है, कौन सी आपकी प्रोफाइल से ज्यादा अलाइन करती हैं। नंबर 2 आपका है कि आपको सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है। तो आपकी ये मर्जी है। आप पहले सुपरवाइजर भी सर्च कर सकते हैं गूगल स्कॉलर से, आपकी जो भी फील्ड है। गूगल स्कॉलरशिप में उसके कीवर्ड यूज करें, सुपरवाइजर को सर्च कर लें, फिर उसके बाद उस यूनिवर्सिटी को सर्च कर लें, या पहले यूनिवर्सिटी को सर्च कर लें, आपकी मर्जी है। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होंगे दिसंबर से पहले। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज की दो डेडलाइंस होती हैं अक्सर। एक डेडलाइन होती है दिसंबर या जनवरी में। तो उसमें चांस सबसे ज्यादा होता है स्कॉलरशिप, यानी ये मैं टाइप बी के लिए खास तौर पे बता रही हूँ। टाइप ए जो है वो डिफरेंट है। उसमें एचईसी नॉमिनेट करते, तो एचईसी की टाइमलाइन है वो आपको एचईसी की वेबसाइट से देखनी होगी। जो टाइप बी बताई थी मैंने, जिसमें यूनिवर्सिटी नॉमिनेट करती है, उसमें यूनिवर्सिटी की डेडलाइन दिसंबर में एक होती है और दूसरी फरवरी तक होती है अच्छी यूनिवर्सिटीज की। वरना मार्च तक होती है, अप्रैल तक नहीं होती है। फिर अगर आप एचईसी में अप्लाई कर रहे हैं तो एचईसी की वेबसाइट में आप अप्लाई करेंगे, या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना तो वहां पे आप अप्लाई करेंगे। फिर आप वेट करेंगे इंटरव्यू कॉल्स का। तो ये इंटरव्यू आपके, मेरे टाइम पे शायद एक ही इंटरव्यू होता था यूनिवर्सिटी का। अभी शायद 2 इंटरव्यू का सुन रही हूँ मैं, मुझे सही से पता नहीं है। तो टाइप ए में एचईसी भी शायद इंटरव्यू लेने लगी है। तो उसमें बेसिक आपको अपने बारे में बताना होता है। तो पहला इंटरव्यू तो आपका हो सकता है सुपरवाइजर से। जो प्रोफेसर है वो आपको मीटिंग में बुलाएगा, आपको बोलेगा पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशन आप बनाएं, जिसमें आप अपना रिसर्च बैकग्राउंड बताएंगे, आप अपना जो भी रिसर्च करना चाह रहे हैं वो बताएंगे, और वो कैसे प्रोफेसर से अलाइन हो रही है आपकी रिसर्च उनकी रिसर्च से, वो आप बताएंगे। तो एक इंटरव्यू आपका वो हो गया। दूसरा इंटरव्यू आपका यूनिवर्सिटी लेगी। यूनिवर्सिटी की टाइमलाइन आपको वेबसाइट में मिल जाएगी, वो अक्सर होती है डेडलाइन के 1 महीने बाद। तो जैसे अगर फरवरी डेडलाइन है यूनिवर्सिटी की, तो उसके 1 महीने या 1.5 महीने बाद वो इंटरव्यू का आपको ईमेल आएगी। तो वो आपको ज्वाइन करना होगा, वो अलग सॉफ्टवेयर है, तो अब वो सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना होगा, चाइनीज सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपकी मीटिंग होगी, जूम वगैरह नहीं होता। तो उसमें फिर आपको वही सेम सेम चीजें जो आपको बताई हैं, बैकग्राउंड और जो भी आपने सुपरवाइजर को प्रेजेंट की थी वही चीज आपको यहाँ पे प्रेजेंट करनी होगी। फिर वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पैनल होता है, 3 से 4 सुपरवाइजर बैठे हुए होते हैं, प्रोफेसर्स बैठे हुए होते हैं, वो आपसे कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अच्छी प्रेपरेशन करनी होती है। और एचएससी का मुझे आइडिया नहीं है, शायद अब करने लगे हैं, तो वो भी वही सेम चीज पूछेंगे। एक दफा आपको नॉमिनेशन मिल गई, आपको लेटर्स मिल गए सीएससी के भी, आपको यूनिवर्सिटी के भी, या एचईसी के। तो फिर आप अपना वीजा का प्लान कर सकते हैं जुलाई से। आप जून से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेलेक्ट कर लें, और फिर जुलाई में आप ट्रैवल वगैरह की जितनी भी आपको चीजें वगैरह करनी है, क्योंकि आप अगस्त में जाएंगे तो अगस्त में आपको जो सूटकेस में रखना है उसकी आपको टेंशन रहनी चाहिए। तो जुलाई तक आपको वीजा अप्लाई कर लेना चाहिए, बेहतर रहता है। तो अब डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है।
तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट सीएसी का ऑनलाइन फॉर्म है, एक पोर्टल है उसका, उसमें आप अपना अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, अकाउंट भी जीमेल नहीं बनाइएगा। जीमेल यहाँ पे जैसे मैंने बताया गूगल सर्विसेज नहीं होती हैं, तो आपको जीमेल अकाउंट नहीं बनाना। आपको हॉटमेल, आउटलुक, इस तरह करके कोई सा भी आप अकाउंट बनाएं ईमेल का, और उससे आप अपने जो भी रजिस्टर होना है वहाँ पे वो ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, वो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फिर आपका पासपोर्ट जो है वो होना चाहिए, और पासपोर्ट में कम से कम 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। तो जैसे आप अगस्त के एंड में या सितंबर में ट्रेवल कर रहे हैं तो एटलीस्ट जनवरी तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। लेकिन मैं पर्सनली बोलूंगी कि आप लोग ज्यादा रखें, क्योंकि बीच में आपका पाकिस्तान ट्रेवल होता है या नहीं होता हमें नहीं पता। तो अगर आपकी वैलिडिटी 6 महीने भी है तो आप एक दफा रिन्यू करवा लें 5 साल का, ताकि आपकी पूरी स्मूथली एजुकेशन हो जाए, पासपोर्ट की टेंशन ना लेनी पड़े। क्योंकि यहाँ पे अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया और आप पाकिस्तान नहीं जा सके तो आपको बहुत लंबा और बहुत मुश्किल प्रोसेस करना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट, यानी कि अगर जैसे मैं पीएचडी के लिए अप्लाई किया था तो मैंने अपनी बैचलर्स की और मैंने अपनी मास्टर्स की डिग्री अटैच की थी, वो भी नोटराइज चाहिए। तो याद रखिएगा नोटराइज डिग्री चाहिए होती है इसमें, नॉर्मल आप डिग्री नहीं कर सकते। तो नोटराइज के लिए पहले आपको एचईसी से जो है वो यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करना होगा, वेरिफिकेशन लगाने के बाद आपको एचईसी से करनी होगी, और फिर उसके बाद आपको वो डॉक्यूमेंट नोटराइज करवाने होंगे। फिर उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी वही है, आपको ट्रांसक्रिप्ट जो भी आपकी लेटेस्ट है, यानी कि अगर आपकी बैचलर्स की है मास्टर्स के लिए तो सही है, अगर पीएचडी के लिए तो मास्टर्स और बैचलर्स की ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट वो भी नोटराइज चाहिए। तो वो भी वो सब वेरिफिकेशन वगैरह आपको करवानी है। लैंग्वेज सर्टिफिकेट, अगर बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी है तो आपको आईएलटीएस टॉफिल वगैरह दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो खाली यूनिवर्सिटी का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो है काफी रहता है, तो आप वो निकलवा लें। इसके अलावा जो है अगर आपका चाइनीज टॉट प्रोग्राम है तो आपको एचएस के एग्जाम का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। फिर आपका आ जाता है स्टडी प्लान। तो स्टडी प्लान रिसर्च प्रपोजल की तरह ही होता है। रिसर्च प्रपोजल जो है वो पीएचडी के लिए चाहिए होता है। स्टडी प्लान जो है बैचलर्स या मास्टर्स के लिए चाहिए होता है। लेकिन दोनों 19-20 एक ही चीज है। तो वो हर यूनिवर्सिटी का स्टडी प्लान अलग होता है। तो आपको उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके उसका टेम्पलेट लेके उसमें आपको अपना स्टडी प्लान बनाना होगा। अच्छा, आपको कभी कभार सुपरवाइजर या प्रोफेसर एक्सेप्टेंस लेटर देने से पहले आपसे स्टडी प्लान मांगते हैं। तो उसके लिए एक जर्नल जो स्टडी प्लान है वो आप किसी भी वेबसाइट में सर्च कर सकते हैं, आप वो बना लें। मेरे ख्याल से 8 से 10 पेजेस का काफी रहता है। तो उसमें आपको अपना रिसर्च बैकग्राउंड बताना है, लिटरेचर रिव्यू देनी है, आपको उसके बाद अपना रिसर्च गैप बताना है, मेथडोलॉजी के आप क्या मॉडल्स वगैरह यूज करेंगे, और एक टेंटेटिव आपको अपना टाइमलाइन बतानी होती है। तो स्टडी प्लान ये होता है। फिर 2 एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। रिकमेंडेशन लेटर यानी कि अगर आपने पाकिस्तान से बैचलर्स किया है, जिस यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया है वहाँ के वो प्रोफेसर जिन्होंने आपको पढ़ाया है उनके 2 लेटर चाहिए। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोफेसर जो भी रिकमेंडेशन लेटर दे रहे हैं वो फुल प्रोफेसर होने चाहिए। एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का रिकमेंडेशन लेटर नहीं चाहिए होता है, फुल प्रोफेसर का चाहिए। तो आपके डिपार्टमेंट में अगर आपने 2-3 फुल प्रोफेसर से पढ़ा है तो आप उनका ले सकते हैं। अगर आपने एक ही फुल प्रोफेसर से पढ़ा है तो आप फिर अपने चेयरमैन से जाके वो लेटर ले सकते हैं, उनका ये सिचुएशन बता दीजिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स को तो खैर आइडिया होता है इस चीज़ का, लेकिन ये कि आप रिकमेंडेशन लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी सिलेक्शन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो खास तौर पे उसका आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं कि वो कभी कभार आपको कहते हैं कि आप खुद लेटर उनको बना के दे दें, और वो फिर एक दफा उससे गो थ्रू करके साइन करके आपको दे देते हैं। तो ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको अपनी तारीफें लिखी उसमें। लेकिन ये कि वो एक दफा रीड करके आपकी साइन वाइन करके दे देंगे तो वो बहुत वेल एंड गुड होता है। तो वो एक पेपर है आपको अटैच करना होता है। फिर आपका प्री एडमिशन लेटर या और सुपरवाइजर का लेटर होता है।
तो प्री एडमिशन लेटर जो है वो होता है, जैसे यूनिवर्सिटी ने आपको नॉमिनेट कर लिया लेकिन आपको सीएसई की तरफ से नहीं पता चला कि आप सीएसई में स्कॉलरशिप मिली या नहीं मिली है, तो उसका बीच का जो ड्यूरेशन होता है, जैसे आपको अप्रैल में पता चल गया कि यूनिवर्सिटी ने आपको नॉमिनेट कर दिया, तो वो आपको एक प्री एडमिशन लेटर देगी कि हाँ हमारी तरफ से ये स्टूडेंट क्लियर है, हम इसको लेना चाह रहे हैं। तो वो लेटर फिर आप सीएससी की जो पोर्टल है उसमें अटैच करेंगे कि हमें यूनिवर्सिटी ने नॉमिनेट कर लिया है। तो वैसे तो अंदरूनी खाना उनको पता होता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस स्टूडेंट को नॉमिनेट कर रही है, लेकिन एक आपको दिखाने के लिए होता है कि आप उसको दोबारा अटैच करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और फिर उसके बाद आपको सीएससी का लेटर मिल जाता है। फिर आपका फॉरेन फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये आपका फुल मेडिकल चेकअप होता है, वो आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवाना होगा। और उसके बाद आपको किसी भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनसे वो स्टैंप लगवा के साइन करवाना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका गवर्नमेंट ही जो ऑफिसर है, डॉक्टर जो होते हैं उनसे होना चाहिए। और जितने बड़े वो डॉक्टर हैं, तो अगर आपकी कोई फैमिली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई आपके काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको जाके वो करवाना पड़ेगा। इसमें एक मेरे ख्याल से इस्लामाबाद या शायद लाहौर में चाइनीज ऑक्यूपंचर सेंटर्स भी बने हुए हैं। तो वहां पे ये लेटर जो फॉर्म होता है ये चाइनीज में ही बन के आ जाता है, तो ये लेटर का टेम्पलेट जो है ना चाइनीज में होता है। और जो पाकिस्तानियों से आप करवाएंगे तो वो इंग्लिश में करके दे देंगे। फिर आप जब चाइना में आते हैं तो पहले महीने जो है आके आपको वो ट्रांसलेट करवाना होता है चाइनीज में। तो वो तकरीबन आपके 100 युआन लग जाते हैं उसको करवाने के ट्रांसलेट। और फिर वो सबमिट होता है वीजा ऑफिसर और यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आप किसी भी चाइनीज ऑक्यूपंचर सेंटर से करवाते हैं जो कि आई थिंक इस्लामाबाद और लाहौर में है, तो वो पैसे तो थोड़े ज्यादा लेते हैं, मेरे ख्याल से 8-9 हज़ार लेते हैं वो, लेकिन वो चाइनीज में करवा देते हैं। तो वो फिर आपको अब चाइना में आके जो है वो आपको ट्रांसलेट नहीं करवाना पड़ता चाइनीज में। फिर आखिर में आपको पुलिस क्लियरेंस या नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये तो आप किसी भी जो आपकी पुलिस स्टेशन है वहां से आप ये निकलवा सकते हैं, अब तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन हो गया है ये। तो स्टडी प्लान रिसर्च प्रपोजल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप चाहें तो ये नोट भी कर लीजिएगा क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉब्लम बतानी है। तो आपकी एक हेडिंग हो जाएगी इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम क्या है, क्यों आप ये रिसर्च करना चाह रहे हैं, क्या दुनिया में ये क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप ये करना चाह रहे हैं या पाकिस्तान में है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ट्रांसपोर्टेशन ले ली एग्जांपल, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत खराब है। खास तौर पे कराची के मैं बारे में बता रही हूँ, मैं बाकी शहरों का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो अब आपने वो टॉपिक ले लिया, अब उसमें आपको रिसर्च लिटरेचर रिव्यू लेना है। तो पहले तो आप लिटरेचर रिव्यू रीड करेंगे लास्ट 5 इयर्स के। तो लास्ट 5 इयर्स के आप जो भी रिसर्च पेपर करें ज्यादा पुराने ना हो, और उसमें से 15-20 रिसर्च पेपर पढ़ के आपको 8-9 ऐसे लगेंगे कि हाँ आपकी रिसर्च से अलाइन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो उनका आप लिटरेचर रिव्यू बनाएंगे। उससे फिर आप रिसर्च गैप देंगे कि भाई इस चीज में रिसर्च नहीं हुई, कि उन्होंने ये स्टेप्स तो कर लिए लेकिन कुछ चीजों में वो रह गए। तो वो जो रह गया वो रिसर्च गैप है, वो चीज आप करेंगे तो आप ये बता सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है रिसर्च गैप का कि आप फ्यूचर डायरेक्शन उस रिसर्च पेपर की पढ़ते हैं। फ्यूचर डायरेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने खुद मेंशन करते हैं कि भाई हमने ये मेथड्स किए हैं, ये चीजें रह गई हैं। तो वो जो चीजें रह गई हैं वो आप रिसर्च गैप बता सकते हैं कि ये चीजें रह गई हैं, इस पे मैं काम करूंगा। फिर उसके बाद आपको एक हेडिंग में बताना होगा कि ये यूनिवर्सिटी ये प्रोफेसर क्यों है, तो आपको प्रोफेसर के बारे में बताना होगा भाई इनकी ये रिसर्च है, उनके रिसर्च पेपर खास तौर पर आपको पढ़ के लिटरेचर रिव्यू में अटैच करने होंगे कि भाई इन्होंने पिछले 5 साल में ये काम किया है। मैंने क्योंकि मेरा रिसर्च बैकग्राउंड ये है, तो इस वजह से जो है मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। फिर आप एक मेथड बताएंगे। तो मेथड जो है वो आप कर तो नहीं सकते, ऐसी बात है, तो आप ये बताएंगे कि मैं ये करूंगा, ये एक्सपेरिमेंट करूंगा, ये मॉडल फिट करूंगा, ये अप्रोच करूंगा। अगर आप मैनेजमेंट के हैं तो आप रिसर्च क्वेश्चंस बनाएंगे कि भाई मुझे ये क्वेश्चंस को आंसर करना है। फिर आप रिजल्ट्स या कंक्लूजन बताएंगे कि मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है वो ये निकलेगा। और फिर एक आपको गैंट चार्ट कहलाती है, GANTT गैंट चार्ट, वो आपको मेंशन बनानी होगी।
ताकि आप टाइमलाइन बताएं कि अगर आपका मास्टर्स है 3 साल का है तो उसमें आप किस महीने क्या क्या काम कर रहे होंगे। अगर आपकी पीएचडी है तो 4 साल का होता है यहाँ पे पीएचडी, तो वो आप मेंशन करेंगे। अच्छा, अब आप सुपरवाइजर को कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सुपरवाइजर को कैसे कांटेक्ट करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्टेंस लेटर पहले तो नहीं भी मिलता था, तो लोग बच्चों को दाखला मिल जाता था, स्कॉलरशिप मिल जाती थी। आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी हो गया है। लिखा हुआ एससीएससी की वेबसाइट में अभी भी नहीं है कंपलसरी, लेकिन आप कंपलसरी ही समझे, क्योंकि उसके बगैर पिछले साल तक मैंने किसी भी को नहीं देखा जिसको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं नहीं मिला हो। तो वही जो मैंने बोला था कि रीसेंट पेपर्स प्रोफेसर के 3 से 5 आप पढ़ें। ठीक है, उसमें से आप एक पेज का, एक पेज या आधा पेज भी हो सकता है, एक आप एक कॉन्सेप्ट दें कि आपके ये पेपर मैंने पढ़े, इसमें आपने फ्यूचर डायरेक्शन ये बताई थी कि आपने ये काम रहता है, मैं इसमें काम करना चाह रहा हूँ। वो आप एक सीवी अटैच करेंगे और अपनी हाईएस्ट ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट मतलब मार्कशीट आपको अटैच करनी है, डिग्री का उनको कुछ नहीं करना होता। तो ये 3 चीजें आपको ईमेल में अटैच करनी होती हैं। अगर आप प्रपोजल अटैच ना भी करें, रिसर्च कॉन्सेप्ट, तो आपको सीवी और ट्रांसक्रिप्ट, लेटेस्ट ट्रांसक्रिप्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको अटैच करनी है। फिर आपको पूरी ईमेल की बॉडी बनानी है कि आपको इंट्रोडक्शन देना है अपने बारे में कि भाई मेरा ये नाम है, मैं इस लेवल पे हूँ, अगर मैं थर्ड फाइनल ईयर में हूँ तो मैं इस टाइम पे ग्रेजुएट हो जाऊंगा, और मैं जो हूँ मेरा ये रिसर्च बैकग्राउंड है। बहुत बड़ा नहीं लिखना आपको, बस 4-5 लाइनों में आपको अपना बताना है कि मेरा ये बैकग्राउंड ये रिसर्च का है, पीएचडी का हूँ तो मैंने मास्टर्स में ये थीसिस में किया है। अगर आप मास्टर्स में जाना चाह रहे हैं तो आपने बैचलर्स में प्रोजेक्ट ये बनाया है। सेकंड पैराग्राफ, उसमें आपको जो प्रोफेसर के रिसर्च पेपर है वो मेंशन करना है कि आप कि ये पेपर मैंने पढ़े तो मुझे इसमें से ये रिसर्च गैप समझ आया, मैं इसमें काम करना चाह रहा हूँ। और फिर आखिर में आप उनको ये बोलेंगे कि मैं आपसे मीटिंग करना चाह रहा हूँ, मैं सीएससी में अप्लाई करूंगा, तो मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए होगी। इससे ज्यादा आपको लिखना नहीं है, लिख दीजिएगा। और आखिर में ये जरूर पूछ लीजिएगा कि भाई आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्या नहीं करना, डियर प्रोफेसर आई वांट स्कॉलरशिप, ये चीजें नहीं करनी है आपको। तो प्रोफेसर का नाम खास तौर पे पढ़िएगा। चाइनीज जो प्रोफेसर हैं उनके थोड़े से मुश्किल होते हैं नाम, आपको ये नहीं समझ आता है कि उनका सरनेम कौन सा है, उनका फर्स्ट नेम कौन सा है, तो वो प्लीज सब ध्यान दीजिएगा, सही से लिखिएगा। और एकदम से उनसे स्कॉलरशिप मांगने की जरूरत नहीं है, आप उनसे सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर की बात करेंगे कि मैं आपके अंडर सुपरविजन में काम करना चाह रहा हूँ। स्कॉलरशिप सीएसई देगी, प्रोफेसर नहीं देगा, तो ये आपको नहीं लिखना। तो बहुत ज्यादा लार्ज फाइल अटैच नहीं करनी है, छोटे, मतलब उनके पास इतना टाइम नहीं होता सुपरवाइजर्स के पास। तो इवन जब मेरे सुपरवाइजर थे, तो जब उनसे मेरी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने बोला था कि मेरे पास 500 से ज्यादा ईमेल्स आई थी पिछले साल के में, जो स्टूडेंट्स ने, खास पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने भेजी थी, लेकिन बिल्कुल एक ईमेल सबकी वही थी, एक ही टेम्पलेट में थी। तो मुझे खुद शर्मिंदगी हुई ये सुन के कि भाई ये तो अच्छी बात नहीं है ना, आपको हर प्रोफेसर के बारे में अलग से पढ़ना चाहिए, और फिर उसके लिहाज से आपको एक अलग, हर प्रोफेसर के लिहाज से ईमेल क्राफ्ट करनी चाहिए। तो उस चीज़ का प्लीज ख्याल रखिएगा। फिर अपने जो है वो, जो भी आपकी एक्सपर्टीज वगैरह वो आप मेंशन करेंगे। और अब बहुत ज्यादा स्पैम ईमेल नहीं करनी है आपको। तो कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, काफी स्टूडेंट्स ये करते हैं कि एक दिन बैठे और उन्होंने 50 प्रोफेसर्स को ईमेल कर दी, 100 प्रोफेसर्स को ईमेल कर दी, शेड्यूल लगा दी उन्होंने। ये नहीं करना। आपकी एक यूनिवर्सिटी है, जैसे मैं मिसाल के तौर पे बोलती हूँ कि बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक यूनिवर्सिटी है, उसमें आपने एक डिपार्टमेंट, जैसे कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट है, उसमें आपने अप्लाई करना है, तो एक प्रोफेसर को एक हफ्ते में एक ही प्रोफेसर को ईमेल करनी है। जैसे आपने मंडे को ईमेल की तो एक प्रोफेसर को की, ट्यूसडे वेनेसडे आपको उस यूनिवर्सिटी के या उस डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर को ईमेल दोबारा नहीं करनी। फिर जुमेरात हो गया, जवाब नहीं आया, तो फिर आप जो मंडे वाले सुपर, जो भी आपके मंडे के बाद थर्सडे में का 3 दिन हो गए, तो फिर आप एक फॉलो अप ईमेल करेंगे उनको कि मैंने मंडे को इस टाइम पे आपको ये ईमेल की थी, तो आप प्लीज फॉलो अप करें, आपका टाइम बहुत शॉर्ट है मैं जानता हूँ, लेकिन ये कि आप मुझे ईमेल
का जवाब दे दे तो अच्छा लगेगा। इस तरह करके जो भी आप एआई से भी आप ढूंढ सकते हैं कि किस तरह सही से बोलना है। और फिर अगर फिर भी जवाब नहीं आता तो फिर नेक्स्ट वीक उस डिपार्टमेंट के दूसरे सुपरवाइजर से बात करें। क्योंकि ये सुपरवाइजर्स जो होते हैं सारे प्रोफेसर आपस में बातचीत करते हैं, तो उनको पता होता है कि कौन कितने भेज रहा है। तो कुछ स्टूडेंट्स का तो वो आपस में जिक्र कर रहे होते हैं कि हाँ मेरे पास भी इसकी ईमेल आई थी, मेरे पास भी। तो वो आपके चांस खत्म ही हो जाएंगे वहां से उस यूनिवर्सिटी में आपके नॉमिनेशन के या एक्सेप्टेंस लेटर के। तो आपके सीएससी ऑनलाइन फॉर्म के क्या स्टेप्स होते हैं? तो स्टेप नंबर 1 है आपको अकाउंट बनाना है सीएससी पोर्टल का। वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का पोर्टल है। तो आपको अकाउंट बनाना है, और उसमें खास तौर पे जीमेल मत बनाइएगा, आउटलुक या लाइव या जो भी आपका दूसरे आपको पता है आप उससे बनाइएगा। क्योंकि आपका बन तो जाएगा अकाउंट, लेकिन जब आपको ईमेल का टाइम होगा ना तो उनकी ईमेल आपके पास आएगी नहीं, या आप जो ईमेल उनको करेंगे वो स्पैम में चली जाएगी उनके पास। तो ये मसला होता है। सुपरवाइजर्स को भी कांटेक्ट करने के लिए आप जीमेल मत यूज कीजिएगा। फिर नंबर 2 है कि आपको सिलेक्ट करना है उसी में कि आपको टाइप ए अप्लाई करनी है, टाइप 2 टाइप बी अप्लाई की है। तो ओपन एप्लीकेशन का एक आता है वहां पे बटन, तो उसमें आप जाके फिर ये सिलेक्ट करेंगे कौन सी टैब आपको चूज करनी है। फिर तीसरा आपको एजेंसी नंबर बताना होता है। तो एजेंसी नंबर जो है इन्होंने कीवर्ड्स दिए हुए हैं हर यूनिवर्सिटी को, तो वो आपको वेबसाइट में मैं आपको दिखा दूंगी। उस एजेंसी नंबर से वो इस यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। फिर स्टेप नंबर 4 आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं सारे, और फिर आपको सबमिट करना है। तो ये आपका सीएससी का जो पोर्टल है उसके स्टेप्स हैं बेसिक। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है जैसे मैंने बताया था कि एचएस के चाइनीज लैंग्वेज के लिए होता है। तो आपको अगर चाइनीज डॉट मास्टर्स का प्रोग्राम है या डॉक्टरेट प्रोग्राम है तो आपको एचएस के 1 2 3 या 4 तक के एग्जाम दिखाने होते हैं। अगर आपका इंग्लिश थॉट प्रोग्राम है तो आपको आईएलटीएस टॉफिल या फिर इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन का जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करना होता है। तो वो आपको वेबसाइट में ही पता चलेगा उस यूनिवर्सिटी के। जब बैचलर्स के लिए जो है कुछ अलग इसको रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और आपको एक आई थिंक बैचलर्स में टेस्ट भी देना होता है चाइनीज यूनिवर्सिटी की तरफ से। जो आप पास कर लेते हैं तो फिर आपका दाखला होता है। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, वो आपको देखना पड़ता है। मास्टर्स और पीएचडी के लिए आपको कोई यूनिवर्सिटी टेस्ट नहीं देती, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होता है। तो ये सब चीजें खास तौर पे आप वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट पे समझ नहीं आ रही तो आप अपने जो प्रोफेसर है उनसे बोल देगा कि आपके डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर कौन है या सेक्रेटरी कहलाती हैं यहाँ पे, उनकी ईमेल ले ले और उनको कांटेक्ट करके उनसे आप रूल्स एंड रेगुलेशंस पूछ सकते हैं। तो हाउ सिलेक्शन यूजुअली वर्क्स। सो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी देखी जाती है, डिग्री कौन सी है आपकी, नेशनैलिटी क्या है, एज क्या है, हेल्थ क्या है, हेल्थ सर्टिफिकेट जो बताया था उससे, डॉक्यूमेंट्स क्या है। फिर एकेडमिक असेसमेंट होती है, आपकी ग्रेड्स क्या हैं, सीजीपीए रैंकिंग क्या आपकी यूनिवर्सिटी की जिससे आपने पाकिस्तान में पढ़ा है। पब्लिकेशंस पब्लिकेशंस पीएचडी के लिए कंपलसरी समझ लें आप, पब्लिकेशंस नहीं है तो आपका पीएचडी में दाखला नहीं होता। तो मास्टर्स के लिए रिक्वायरमेंट इतनी है नहीं, अगर आपके पास एक पब्लिकेशन भी है तो मास्टर्स में आपके चांसेस डबल हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। अगर हो सकती है आपकी पब्लिकेशन आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से या किसी और तरीके से, तो आप प्लीज़ उसमें ज़रूर वर्क करें। उसमें आप फोर्थ ऑथर भी हों उस रिसर्च पेपर में तो काफ़ी होता है, अच्छी बात है वो। फिर फिट असेसमेंट है कि सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी लैंग्वेज और जो भी कैपेसिटी प्रोग्राम की है उसमें आप कहाँ फिट बैठते हैं। फिर आपकी नॉमिनेशन होती है, एचईसी की नॉमिनेशन होती है या यूनिवर्सिटी की नॉमिनेशन होती है। जब वो हो जाती है, नॉमिनेट की जा सकती है, तो फिर आपको 1 1.5 महीने बाद सीएससी अप्रूव करती है। तो सीएससी जब अप्रूव कर देती है आपको तो एक लेटर मिल जाता है जो जेडब्ल्यू फॉर्म कहलाता है, वो आपका काम आता है वीजा के लिए। तो बस ये आपको स्टडीज बेसिक बताने थे। तो इसमें इसलिए इतना टाइम लगता है कि आप अभी से काम करेंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपका पॉसिबल होगा दाखला। अच्छा, अब कॉमन मिस्टेक्स क्या है? पहली मिस्टेक है अप्लाइंग टू लेट। यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन जो है वो 1 दिसंबर में 1 फरवरी में है। तो अगर आपकी दिसंबर की डेडलाइन आपने मिस कर दी है और अब जनवरी में ही ढूंढ रहे हैं प्रोफेसर्स को, तो वो बहुत लेट हो जाएगा। चांस फिर भी है, उम्मीद ना छोड़िएगा, लेकिन ये कि बहुत मुश्किल हो जाता है चांस।
टाइप ए टाइप बी में कंफ्यूजन होना, तो इसका आप ख्याल रखिएगा। टाइप ए में अप्लाई कर रहे हैं या टाइप बी में कर रहे हैं, ना कीजिएगा। स्टडी प्लान आपका यूनिक होना चाहिए। स्टडी प्लान या प्रपोजल आप बना लें तो आप अपने यूनिवर्सिटी जो भी आपकी पाकिस्तान में है, जैसे आप बैचलर्स के कोई भी आप प्रोफेसर से रिव्यू करवा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी भी प्रोफेसर से आप रिव्यू करवा लें, बेस्ट होता है। वो फिर आपको बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपकी मिस्टेक है। स्टडी प्लान के बाद आप जो आपके जो चाइनीज सुपरवाइजर हैं, वो भी आपको इसमें कमेंट्स देते हैं कि क्या चीज़ आपको चेंज करनी है स्टडी प्लान में। जब वो उनको सही लगता है कि हाँ सही है, तो वो फिर एक आपको साइन करके स्टडी प्लान दे देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। फिर आपको अपने स्कैन कॉपी जो है वो देखना होता है। आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड हो 6 महीने तक। आपकी चीज़ें जो है वो नोटराइज हो, अननोटराइज ना हो। नोटराइज बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटराइज नहीं हुए आपकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, तो आपका दाखिला नहीं हो पाएगा। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है तो आपकी इंग्लिश असेसमेंट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए आपके पास। आपके पास नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। अब फाइनल चीज होती है, आपको नॉमिनेट भी कर दिया, आपको फॉर्म भी मिल गया, JW फॉर्म जो होता है, जो CAC की स्कॉलरशिप का कहलाता है। अब आपको क्या करना होता है, तो वीजा, अराइवल एंड रेजिडेंस परमिट। तो अगर आप विजिटिंग स्कॉलर हैं, यानी आप PhD कर रहे हैं पाकिस्तान से, और आपको विजिटिंग स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पे, तो X2 वीजा लगता है। ये 6 महीने का होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो मौजूद हैं स्टूडेंट्स, वो सारे X1 वीजा में अप्लाई करेंगे। लॉन्ग टर्म होता है ये। तो अगर आपका मास्टर्स है 3 साल का आपका लगता है। आपका अगर PhD के हैं तो 4 साल का लगता है। तो वो आपको वीजा उस लिहाज से X1 या X2 चूज करना होता है। आपकी JW201 जो है वो आपको CAC स्कॉलरशिप से मिलता है। और JW202 जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ की रीजनल स्कॉलरशिप, जो मैं आगे बताऊंगी दूसरी स्कॉलरशिप, उसमें मिलता है। तो होल्डर्स मस्ट अप्लाई फॉर अ रेजिडेंस परमिट विद इन 30 डेज। तो जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था शुरू में, आप X1 वीजा आपको लगता है पाकिस्तान में, और फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको आपका जो X1 वीजा होता है वो कुछ महीने का होता है। वो आपका 3 महीने का या शायद 4 महीने का होता है, या और कम होता है। तो उस वो वीजा के बाद आप यहाँ आते हैं यूनिवर्सिटी में, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो जाती है। तो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे चाइनीज ब्यूरो में लेके जाती है, जहाँ पे आप अपना पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के साथ सबमिट करते हैं। और आपको फिर जाके वो जो फुल ड्यूरेशन, यानी 3 साल या 5 साल का जो है वो वीजा मिलता है। वो रेजिडेंस परमिट कहलाता है। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका जो फिजिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट है वो आपका चाइनीज में हो। अगर आप फैमिली को लेके आ रहे हैं तो आपके FRC या MRC जो भी है वो चाइनीज में कन्वर्टेड हो। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ती है। पाकिस्तान एप्लीकेंट्स को क्या मेजर चीज़ें रखनी होती हैं, तो पहले तो वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 6 महीने की उसमें वैलिडिटी हो। फिर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन है। अच्छा, यहाँ पे गैरीज ऑफिस कहलाता है या गैरीज वीज़ा कहलाता है, जो कि चाइनीज चाइनीज वीज़ा देता है, X1 वीज़ा जो होता है। तो आप गैरीज वीज़ा की वेबसाइट में जाएंगे, तो वहां पे आपको फॉर्म मिलेगा जो आपको सबमिट करना होगा अकाउंट बनाने के बाद। उसमें फिर वैसे ही जैसे आप CAC के या यूनिवर्सिटी के पोर्टल में डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, वैसे ही उसमें जमा करवाना होगा डॉक्यूमेंट। एडमिशन लेटर सबमिट होगा। कंफर्मेशन फॉर्म जो कि CAC देगी आपको, JW फॉर्म, वो आपको सबमिट करवाना होगा। आपको अगर स्कॉलरशिप के साथ पार्शल स्कॉलरशिप है तो आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा। आपको इसके अलावा जो है पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट या नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट देना होगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें वेबसाइट में मेंशन है वो आपको सबमिट करने होंगे। और सबमिट करने के बाद वो कुछ टाइम लेते हैं ऑनलाइन आपको अप्रूव करने का। अगर वो आपका अप्रूव हो जाता है, तो अप्रूव होने के बाद आप वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ पे गैरी ऑफिस। तो गैरी ऑफिस लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है। इसके अलावा अगर हैं भी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है उनका। तो यहाँ पे फिर आप इंटरव्यू देने जाते हैं। इंटरव्यू इनका बिल्कुल बेसिक होता है। उसमें सिंपल आपसे ये सवाल किया जाता है कि
आप क्या स्टडी करने जा रहे हैं, ड्यूरेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ कभी पूछ लेते हैं। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आसान सा होता है इंटरव्यू। उसमें बल्कि इवन आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उर्दू में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, बेहतर रहता है इंग्लिश में दे दें। तो ये सब सिलेक्शन हो गई, एडमिशन लेटर मिल गया जो यूनिवर्सिटी देता है आपको नॉमिनेट करने के बाद, जेडब्ल्यू आपको फॉर्म मिल गया जो कि आपको सीएससी वाले देते हैं। उसके बाद आपने वीज़ा सबमिट करवा दिया। अब आपको ट्रैवल प्लान करना है अपना। तो यूनिवर्सिटी बता देती है कि किस टाइम पे आपको ट्रैवल करना है। वो एक आपको एक हफ्ते का मार्जिन देगी कि इस टाइम पे आप दे दें, क्योंकि जैसे अगस्त के एंड में या सितंबर के स्टार्ट में वो बोलती हैं कि आप अपना ट्रैवल कर लें। तो 10 सितंबर को रजिस्ट्रेशन की डेट है, उससे पहले आपको आना है। तो आपको यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन के लिए जाना होगा, तो उससे पहले आप वहाँ पे हो डॉर्मिटोरी में जाके आप रहने लगे। फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने होते हैं। उसके बाद 30 मिनट के 30 दिन के अंदर आपको रेजिडेंस परमिट मिलता है। तो वो भी यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प करती है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको प्रिपेयर करने होते हैं। वो फिर आप जाते हैं तो आपका पासपोर्ट रखते हैं कुछ हफ्तों के लिए, और फिर यूनिवर्सिटी वाले ही आपको वही पासपोर्ट रिटर्न करते हैं। तो उसमें एक नई स्टैंप लगती है। तो वो एक नया वीजा होता है जो कि पूरे ड्यूरेशन जो आपकी स्टडी का है, 3 साल 4 साल, वो आपको देते हैं। अराइवल इन चाइना। तो पहले 30 दिन आपको यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन करनी है, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जे। अच्छा, जब आप चाइना में आए पहले 30 दिन कोशिश करें पासपोर्ट आपकी जेब में ही हो। मुख्तलिफ चीज़ों में आपको दिखाना पड़ता है। तो आप एयरपोर्ट से उतरे, आपको वहाँ पे टैक्सी वगैरह करनी पड़ती है यूनिवर्सिटी तक जाने के लिए। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी आपको पासपोर्ट वगैरह दिखाना होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। तो अक्सर बच्चे जो है वो सूटकेस के अंदर रख लेते हैं, मसला हो जाता है। तो बेहतर है कि आपके पास किसी बैग में हो। फिजिकल एग्जामिनेशन आपके पास होना चाहिए, ट्रांसलेटेड होना चाहिए या मीन होना चाहिए। आपका फोन नंबर जो यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस है वो आपको फोन नंबर आपको देता है। तो आपको कोई भी यहाँ पर जैसे चाइना टेलीकॉम है, चाइना यूनिकॉर्न है, तो ये इनकी सिम लेनी होती है। यूनिवर्सिटी के अंदर से ही ले लें तो आपको यूनिवर्सिटी के एक्सक्लूसिव पैकेजेस भी मिल जाते हैं इंटरनेट के। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना होता है, अकोमोडेशन की रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, और फिर आपको इन सब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाना होता है ब्यूरो में, तो आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग। अब आपकी फुल स्कॉलरशिप तो है, लेकिन आपको पहले से कुछ फाइनेंशियल चीजें रखनी होती है। आपको स्टेपन, जैसे आप सितंबर के स्टार्ट में लैंड करते हैं तो आपको सितंबर के एंड में जाके आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो 1 महीने के लिए आपको एक्सपेंसेस खुद कवर करने पड़ते हैं। तो उसमें ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए, आपको शहर में कुछ अगर कुछ जगहों पे आपको कॉस्ट चाहिए होती है जगहों पे, तो वहाँ के लिहाज से आपको रखने पड़ेंगे। इमरजेंसी के लिए आप रिजर्व रख लें। पहले महीने के लिए जैसे मैंने कहा सिम, बैंक अकाउंट, ये सब चीजें, इन सब में पैसे लगते हैं। रेजिडेंस परमिट में बहुत पैसे लगते हैं, मेरे ख्याल से 3,000 या 5,000 युआन के बराबर कुछ अमाउंट लगता है। तो आपकी पहली स्टेपन उसी में लग जाती है। तो ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आपके पास थोड़े से पैसे पहले से हों। अब लास्ट पार्ट में है कि स्कॉलरशिप, सीएससी के बारे में तो बहुत हो गई। इसके अलावा क्या स्कॉलरशिप्स हैं? तो हमारे पास एक कास आंसो स्कॉलरशिप है। तो एंसो स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है, और इसमें स्टिपेंड डबल है सीएससी के मुकाबले में। तो ये मास्टर्स या पीएचडी के लिए होती है। ये दो यूनिवर्सिटीज है चाइना में जो बीजिंग में है, यूकास और यूएसटीसी, सिर्फ इनमें ये एंसो स्कॉलरशिप होती है। तो इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आप सीएससी के साइड बाय साइड एंसो स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वगैरह 19-20 सब वही हैं जो आपको सीएससी के लिए चाहिए। लोकल गवर्नमेंट, तो कुछ है लोकल गवर्नमेंट, जैसे शंघाई की है, इसी तरह जीजियांग की है, बीजिंग की है। इन सब में भी इनकी लोकल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो उस प्रोविंस के अंदर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको सर्च करना पड़ता है कौन सी यूनिवर्सिटी इसको सपोर्ट करती है। तो आप वो लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। फिर तीसरी आपकी आती है लैंग्वेज टीचर स्कॉलरशिप। तो ये टीचर्स के लिए स्कॉलरशिप होती है। फिर आपकी मॉफकॉम स्कॉलरशिप है, ये मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होती है स्कॉलरशिप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है।
इसमें आपकी स्टेपन तो सेम होती है, लेकिन आपको एयर फेयर फ्री मिलता है। एनसो स्कॉलरशिप में भी यही है कि साल में एक दफा राउंड ट्रिप के आपको मिल जाती हैं स्टेपन के साथ जो है फेयर। और मॉफकॉम में भी यही है, लेकिन मॉफकॉम के लिए आपके पास 3 से 5 साल का गवर्नमेंट जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप भी होती हैं, जो प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप कहलाती है, कुछ प्रोविजनल स्कॉलरशिप कहलाती हैं। तो वो यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक होती है, वो आपको सर्च करनी पड़ती है, लेकिन ये वही होती हैं जो परफॉर्मेंस बेस होती हैं। परफॉर्मेंस अच्छी भी, आपके जो सुपरवाइजर हैं वो आपसे सेटिस्फाइड है तो आपको मिलती रहेगी, वरना वो फिर आपको मना भी कर सकते हैं। तो सीएससी के बाद एनसो वाली जो बात की थी, मैंने बताया था 2 यूनिवर्सिटीज की हैं, यूकास और यूएसटीसी। तो ये बीजिंग में यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये जो है वो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या चाइनीज में आपको देखना है कौन से वाले में अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें एलिजिबिलिटी में एज कम चाहिए होती है। तो अब मास्टर्स के लिए आपका 1996 से छोटे आपकी पैदाइश हो, या फिर पीएचडी के लिए 1991 की हो। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है और आपके सुपरवाइजर की जो रिसर्च है वो आपसे अलाइन करती है, तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। लोकल में टाइप ए है, टाइप बी है, और इसमें मतलब टाइप ए फुल होती है। तो शेंघाई गवर्नमेंट की जैसे टाइप ए है तो फुल आपकी ट्यूशन भी है, अकोमोडेशंस भी होती है, मेडिकल इंश्योरेंस सब कवर करती है आपकी स्टडी पीरियड में। टाइप बी पार्शल होती है कि आपको जो है ट्यूशन फ्री मिल जाती है, लेकिन आपको लिविंग एक्सपेंसेस और मेडिकल इंश्योरेंस खुद करने होते हैं। तो इसमें भी एलिजिबिलिटी बिल्कुल वही सब चीज़ें हैं, लेकिन ये कि ये थोड़ी देखनी पड़ती है, इसमें सीट्स कम होती हैं। फिर ये लैंग्वेज टीचर स्कॉलरशिप है। तो ये आपको सपोर्ट करती, ये मतलब आपके टीचिंग बैकग्राउंड वालों को सपोर्ट करती है। इसमें एज लिमिट अनफॉर्चुनेटली 16 to 35 ईयर्स है, और ये भी आपकी बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरेट की है। इसमें आपको एचएस के वगैरह एग्जाम की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मोफकॉम जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल स्कॉलरशिप, ये आपको मास्टर्स और डॉक्टरेट की है, बैचलर्स की नहीं है। और ये आपको जो है वो इंग्लिश टॉट में ही होती हैं, और इसमें आपको अकोमोडेशन, ट्यूशन, स्टिपेंड, मेडिकल इंश्योरेंस एंड राउंड ट्रिप एयर फेयर ये सब दिया जाता है। तो इसमें बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट वही है कि आपको गवर्नमेंट ऑफिसर होना चाहिए। फिर आपकी यूनिवर्सिटी लेवल की स्कॉलरशिप हो गई, तो उसमें जो है वो यूनिवर्सिटी की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको देखनी होती है। उन एक ही जैसी हैं, जैसे सीएससी की रिक्वायरमेंट्स है तकरीबन वैसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसकी भी। तो आपको कौन सी स्कॉलरशिप टारगेट करनी चाहिए? तो अंडर ग्रेजुएट है तो आपको सीएससी ही आपको बेटर रहेगी, टाइप ए, क्योंकि इसमें सीट्स बहुत ज़्यादा है। अब टाइप बी भी कर सकते हैं, मास्टर्स या पीएचडी के लिए है, और सुपरवाइजर आपका अलाइन करती है, तो आप टाइप बी और टाइप ए और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्टेम प्रोग्राम से यानी इंजीनियरिंग या सोशल साइंस वगैरह से हैं, तो आपको आंसो भी अप्लाई कर सकते हैं, सीएससी टाइप बी भी कर सकते हैं और ए भी कर सकते हैं, बस कंपटीशन ज़्यादा होता है स्टेम प्रोग्राम्स में। तो और फिर चाइनीज लैंग्वेज की अलग होती है, 1 साल के कोर्सेज होते हैं, ये अलग चीज होती है। और प्रोफेशनल सेक्टर बैकग्राउंड जो है मॉफकॉम वगैरह है, कि अगर आप प्रोफेशनल या पब्लिक सेक्टर से हैं तो आप मॉफकॉम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और सीएससी टाइप ए या बी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है नेक्स्ट? तो आपको 6 महीने का प्रोग्राम है आपका, कि नेक्स्ट 6 महीने में आपको डिग्री चूज करनी है, आपको टारगेट चूज करना है, आपको सुपरवाइजर चूज करना है, और फिर आपको रिकमेंडेशन लेटर तैयार रखने हैं, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, और फिर फाइनली आपको जब नॉमिनेशन मिल जाएगी तो आपको इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर होना है। तो फाइनल जो है चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर ली हैं, कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ कैसे आपको देखनी है, कौन सी आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन सी स्कॉलरशिप्स हैं। तो ये सब आपको देखना बेहतर रहता है। आपको इसको स्कॉलरशिप मिलने के बाद भी आप देख लीजिएगा कि आप किस शहर से करीब हैं जहाँ पे आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। तो बेसिकली ये है हमारा टॉपिक। आपको अगर इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप पूछ लें।
हीरा, थैंक यू सो मच सबसे पहले तो आपका, कि आपने इतना इंसाइटफुल सेशन जो है ना वो हमें दिया। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा, आपने अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया, मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ सबको कि हीरा जो है वो खुद जो है वो सीएससी स्कॉलरशिप होल्डर है। ठीक है, जो ये प्रोसेस आज बता रही है हम सब लोगों को, ये इन्होंने फेस किया है और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया है। सेकंड चीज़ ये कि इन्होंने जो है हमारी फाउंडेशन को भी ज्वाइन किया एज अ वॉलेंटियरी चाइना से, हमारे साथ ये लास्ट मोर देन 1 ईयर से कनेक्टेड है। प्लस लास्ट टाइम भी हमने ऑलमोस्ट 3 सेशन किए थे। ये हमारा 2026 का पहला सेशन है और इंशाल्लाह इसको फिर हम कंटिन्यू आगे भी करते रहेंगे। डिफरेंट स्कॉलरशिप्स पे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम कौन कौन सी स्कॉलरशिप जो है वो पाकिस्तान में हो रही होती हैं, पाकिस्तान के जो हमारे लोग हैं उन तक पहुंच सकते हैं हम, या उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। वो स्कॉलरशिप जो है वो हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं, एंड देन इंशाल्लाह इस तरह के डिफरेंट सेशन जो हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और इंशाल्लाह जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया था और उन्हीं में से कोई लोग होंगे जो इस स्कॉलरशिप्स को अवेल करेंगे और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करेंगे। हमारा तो मकसद यही है कि जो भी हमारे साथ लोग कनेक्टेड हो उनका कुछ फ़ायदा हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखता हो, दिस नथिंग मैटर, बट ये है कि आप लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। जो जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड है अपना टाइम दे रहा है, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन हेरा आपका, कि आपने कितना अच्छा सेशन कराया। तो सबसे पहले तो मैं ही एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बिकॉज मैं भी खुद एक फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। तो जैसे आपने 3-4 दफ़ा कहा रिसर्च वर्क वाली चीज़, एंड प्लस जो है ना, लाइक जैसे मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास जो डिग्री तो अभी नहीं है, डिग्री तो मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगी। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, ये अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी बिल्कुल। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको ट्रांसक्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्रांसक्रिप्ट आपको होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक सर्टिफिकेट बना के दे दें। और इसके अलावा डिग्री, हाँ मुझे पता है 6 महीने से लगते हैं, तो उसके लिए प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है। तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से लेके वो भी आप अटैच कर सकते हैं। तो वो आपकी डिग्री की इक्विवेलेंट होगी। फिर जब आपको नॉमिनेट हो जाएंगे ना तो फिर बाद में यूनिवर्सिटी आपको खुद बोलेगी कि आप बता देंगे ना उनको, जैसे कि फरवरी तक डिग्री मिल जाएगी, तो वो फिर बाद में आपसे कांटेक्ट करके ईमेल में आपसे डिग्री ले लेंगे। उससे पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके लिए काफी रहेगा। चलें, थैंक यू सो मच। बाकी अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों ने क्वेश्चन उसमें पूछे थे अपने, जब आप लोग फॉर्म फिल कर रहे थे। जो हमारे पास लाइव स्टूडेंट हैं उनमें से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चैट में कुछ लिखना चाह रहा है तो यस जो है फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, लाइबा खान के 2 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो ये, डू वी हैव टू शो सम स्पेसिफिक अमाउंट इन आर अकाउंट लाइक द ब्लॉक अमाउंट वी हैव टू शो इन जर्मनी? नहीं, यहाँ पे कोई ब्लॉक अकाउंट वगैरह नहीं आपको शो करना होता। आपको कुछ भी, क्योंकि फुल स्कॉलरशिप है ना, तो इसमें आपको कुछ भी शो नहीं करना होता, सब कुछ फ्री होता है। हम्म। चलें, अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या था, ये था कि दस CGPA मैटर मोर और आर द ग्रेड्स, लाइक व्हाट इफ वन हैज अ CGPA ऑफ अराउंड 3.8 बट हैव अ फ्यू B's और अ C इन ट्रांसक्रिप्ट? नहीं, उससे ओवरऑल सीजीपीए मैटर करती है। तो हम्म। अगर आपकी 3.5 प्लस है तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 3 प्लस भी है तो काफी अच्छे हैं। अगर आपकी 2 सीजीपीए के अराउंड भी है, 2.7 है, 2.6 है, तो आप उसको कैसे कवर कर सकते हैं? तो वो आपका, वो भी मसला नहीं है। अगर आपकी 2.6 है या 2.7 है, आप रिसर्च में काम करें, एनईडी में अगर हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में जैसे आप हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी लैब्स बनी हुई होती है, वहाँ पे आप रिसर्च कर लें। आपके जो प्रोफेसर जिनसे आपकी अच्छी बातचीत है, आप उनसे रिसर्च पेपर के बारे में बोल दें कि भाई मैं थोड़ी सी आपके साथ रिसर्च पेपर बनाना चाह रहा हूँ, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपनी, अगर सीजीपीए लो है तो कवर कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि मास्टर्स के लिए भी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होती है या ओनली फॉर PhD? मास्टर्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होती, खाली पीएचडी। पीएचडी के लिए भी अगर आप पोर्टल में देखेंगे तो बोलेंगे नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से जो है वो आपको हम्म। पीएचडी में भी पब्लिकेशन रिक्वायर्ड होती है, मतलब चांस बढ़ाने के लिए। तो और मास्टर्स में अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो आपका प्रोफाइल जो है ना वो स्ट्रांग बहुत हो जाता है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, जो भी मुझसे पूछता है कि
अगर आप कर सकते हैं उसमें, जैसे आप रिसर्च पेपर में आपको पता होगा कि ऑथर जो है वो फर्स्ट थर्ड पहले तीन हो या पहले चार हो तो अच्छा रहता है। तो आप किसी भी प्रोफेसर से बात करके अपना रिसर्च पेपर कर लें तो चांस बहुत बढ़ जाता है, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है मास्टर्स में। हम्म। दैट्स ग्रेट। अच्छा, वैसे आपने बार बार जो है ना रिसर्च पे फोकस किया कि रिसर्च वर्क, रिसर्च आपकी पब्लिकेशन हो या रिसर्च आपकी बेस जो है ना वो चीज़ें हो रही हो, तो मास्टर्स के लिए भी रिसर्च वाली चीज़ जो है वो मैटर करती है, क्योंकि एज पाकिस्तानी स्टूडेंट हम लोग फोकस करते हैं अपने स्टडीज़ पर। लाइक अगर मैं बात करूँ फाइनेंस साइड पर ना, कंप्यूटेशनल फाइनेंस की, तो इसमें अगर अंडर ग्रेजुएट की बात करूँ तो हम तो डिफरेंट कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे, कुछ बेसिक्स भी होते हैं, कुछ एडवांस भी होते हैं। तो उसमें तो रिसर्च वाली चीज़ तो आई थिंक इंक्लूड नहीं होती। तो उस पर अगर थोड़ा सा आप बताएं कि मास्टर्स के लिए अगर कोई जाना चाह रहा है तो उसको फिर किस तरह से अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है, या कोई आपके पास ऐसा हो जो मास्टर्स के लिए आया, क्योंकि मेरे ख्याल से आप पीएचडी के लिए आई थी ना यहाँ पे डायरेक्टली। जी जी। तो इसके लिए मतलब आप, जैसे मैं चाइना का बताती हूँ, यहाँ पे रिसर्च फोकस बहुत ज्यादा है। तो हम्म। अगर मास्टर्स का स्टूडेंट्स भी है तो उनके पास कोर्स वर्क बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब हर सेमेस्टर में जो है वो उनको 6 से 8 कोर्सेज जो है वो करने होते हैं। जब कोर्सेज जो है इसमें ड्यूरेशन ऊपर नीचे होता है, क्रेडिट आवर्स पे डिपेंड करता है। कुछ कोर्सेज 1 महीने के होते हैं, कुछ कोर्सेज पूरे 4 महीने के होते हैं। तो उसके अलावा आपको जो है वो सुपरवाइजर, जैसे मैंने बताया था कि एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए होता है आपको सुपरवाइजर प्रोफेसर से, तो वो मास्टर्स के लिए भी चाहिए होता है और वो आपको टास्क देते रहते हैं। तो मास्टर्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज में रिसर्च पेपर रिक्वायर्ड नहीं होता, कुछ प्रोफेसर्स को रिक्वायर्ड होता है। तो वो यूनिवर्सिटी में भले ना भी लिखा हो, अगर आपका सुपरवाइजर चाह रहा है तो फिर आपको बनाना पड़ेगा रिसर्च के लिए। तो इसलिए आपको वो रिसर्च रिसर्च कर रहे होते हैं। अब उसमें ये है कि आप यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए क्या रिसर्च करें। तो अगर जैसे आप कंप्यूटिंग साइड में या फाइनेंस के साइड पे हैं तो बहुत आसान है, आपके पास ऑनलाइन बेतहाशा चीजें हैं। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज करें। तो ऑनलाइन कोर्सेरा में कोर्स हैं फाइनेंशियल, आप उससे फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज आप कोर्सेरा में भी कर सकते हैं। आप अगर स्टॉक मार्केट वगैरह में कुछ आपने किया हुआ है कोर्स वगैरह तो वो इम्पोर्टेंट, आप वो मेंशन कर सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी की लैब में कुछ महीने काम कर सकते हैं, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने जैसे किया था। तो मेरे पास पीएचडी था तो मैंने पब्लिकेशन तो की थी, लेकिन जो एनईडी में लैब है, स्मार्ट लैब, उसमें मैंने 6 महीने 7 महीने काम किया था। तो वो सुपरवाइजर को मेरी पब्लिकेशन से इतना इंटरेस्ट नहीं था, वो मुझसे लैब के बारे में बोल रहे थे कि लैब में क्या काम हुआ था, क्योंकि यहाँ पे अक्सर आप लोग लैब में काम कर रहे होते हैं। प्रोफेसर तो बहुत बिजी होते हैं, आपकी महीने में एक दफा मीटिंग होती है 5 महीने की, कुछ के पास वो उतना टाइम भी नहीं होता। तो वो आप लैब में होते हैं, लैब में सीनियर पीएचडी स्टूडेंट होते हैं, सीनियर मास्टर्स स्टूडेंट होते हैं, वो आपकी हेल्प आउट कर रहे होते हैं आपको प्रॉब्लम में, क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स हो या पीएचडी हो इंडिपेंडेंट रिसर्च होती है। तो आप अगर कोर्स वर्क वगैरह कर भी लें तो आपको जो है वो रिसर्च नहीं है तो फायदा नहीं है, तो आपको रिसर्च साथ चलानी होती है आपके कोर्स वर्क के साथ। दैट्स ग्रेट। बाकी अगर किसी आप लोगों ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिल्कुल। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम, हमारा मीटिंग का टाइम भी ऑलमोस्ट एंड हो गया है। Yeah, यस। I have. थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम एंड जो एफर्ट्स आपने दिए, समझ में बहुत कुछ आया है। सो मेरा एक सवाल है, एज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ सेकेंड ईयर में। सो जैसे सर ने बात की है एज एन फाइनेंस स्टूडेंट, सो सीवी मैटर करती है, हमारा पोर्टफोलियो उसको मेंटेन करना चाहिए, या सिर्फ सीएस के जो एप्लीकेशन है उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे पब्लिकेशन रिसर्च आपने कहा, इफ़ पॉसिबल हो। तो अगर हमारा पोर्टफोलियो, हमारा सीवी मैटर करता है, तो उसमें कौन सी चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए ड्यूरिंग द हमारी एकेडमिक लाइफ? तो थोड़ा उसमें गाइड कीजिएगा अच्छा हाँ, सीवी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें स्टेप्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, 2 3 स्टेप हैं। तो नंबर 1 स्टेप आपका होता है कि आपके जो सुपरवाइजर है चाइनीज, उनका एक्सेप्टेंस लेटर लेना। तो वो तो आपकी सीवी ही देखते हैं, उनको आगे पीछे कुछ नहीं पता होता कि आपकी सीएससी की एप्लीकेशन क्या है या आप कौन सी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे होते हैं, वो आपकी सीवी देखते हैं। तो सीवी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है, एक तो आपकी एजुकेशन होती है, उसमें सीजीपीए वगैरह भी मैटर करती है। यूरोप में या अमेरिका में सीजीपीए इतनी मैटर नहीं करती है क्योंकि वो लोग अलग ही स्टाइल के होते हैं। यहाँ पे थोड़े से एशियन है, हम लोग भी एशियन है, वो लोग चाइनीज भी एशियन है।
तो उनको भी वो आप सर्टिफिकेट दिखाएं, उनको सीजीपीए दिखाएं, तो वो खुश होते हैं कि अच्छा इस बच्चे ने बहुत पढ़ा हुआ है। सीजीपीए होनी चाहिए आपकी अच्छी हो। आपके जैसे मैंने कहा ना, कोर्सेज जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, क्रैश कोर्सेज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने अगर यूनिवर्सिटी में सेमिनार्स अटेंड किए हैं, वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं, ये बहुत मैटर करती हैं, सीवी में मेंशन करें। ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए हैं आपने जैसे यूडेमी में या कोर्सेरा में, तो वो उसके लिंक आप अटैच करें। तो ये सब चीजें आपकी सीवी को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं एज अ मास्टर्स स्टूडेंट। तो पीएचडी में अलग हो जाता है, पीएचडी में आपकी रिसर्च और पब्लिकेशन जॉब ये सब मैटर करती है। मास्टर्स के लिए बैचलर्स में यही है, जैसे आप सेकेंड ईयर में हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए कि आप इंटर्नशिप्स लें। आपकी जो बीच में गैप आता है जून जुलाई में, आप इंटर्नशिप्स लें उसमें, जहां आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं। कोर्सेरा वगैरह से फाइनेंशियल एड एक होती है कोर्सेरा में, तो आप लेके उसमें आपके तकरीबन 90% स्कॉलरशिप मिल जाती है आपको। तो वो कोर्सेज करें। यूनिवर्सिटी में आपको पता चल रहा है कि कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई सेमिनार हो रहे हैं, कोई वर्कशॉप हो रही है, कोई शॉर्ट कोर्सेज हो रहे हैं, बहुत होते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो आप वो अटेंड करें जहाँ जो भी आपकी रिसर्च से इंटर हो, आपको इंटरेस्ट जिसमें। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप इसी स्टेज में अगर आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या रिसर्च आगे करनी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कि जैसे मैं जब बैचलर्स में थी तो मैं भी कंप्यूटेशनल फाइनेंस में थी, लेकिन मुझे डेटा साइंस में शौक था, तो मैंने सेकंड ईयर से ही बस ये मैंने पाइथन सीखी। मैंने जो है वो डेटा साइंस के कोर्सेज किए, बूट कैम्प लिए, सी आई एस डिपार्टमेंट वगैरह थे हमारे कंप्यूटर के, उसके कोर्सेज किए मैंने। तो फिर मुझे मास्टर्स में डेटा साइंस ली मैंने, तो मैंने एक लिहाज से थोड़ी सी अपनी फील्ड चेंज की, लेकिन ये कि प्लान मैंने पहले से किया था। तो आप पहले से प्लान रखें आपको क्या करना है, तो वो चीज़ें फिर आपको काम आएंगी सीवी में। थैंक यू। आप म्यूट हैं सर। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन है चैट में। When can we start approaching professors? Do we have to wait to graduate? सुपरवाइजर्स को अगर आप 2027 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, यानी नेक्स्ट ईयर, तो अभी से अप्लाई करने लगे। अगस्त से लेकर नवंबर तक आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद यूनिवर्सिटीज की डेडलाइन आती है। तो दिसंबर में डेडलाइन जैसे बताया था, या फरवरी में, तो उससे पहले तक आपके पास हो तो अभी से आप कांटेक्ट करेंगे तो अच्छी बात है। क्योंकि हर प्रोफेसर जो है वो एक्सेप्टेंस 2 से 3 देते हैं स्टूडेंट्स को। तो और वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस में होता है। तो अगर अभी उनका प्रोफाइल आपने देख के ईमेल कर ली और उनको अच्छा लग गया, मीटिंग मीटिंग हो गई, तो वो आपको दे देंगे। अगर आप नवंबर में अप्लाई करेंगे, उन्होंने ऑलरेडी 2 बच्चों को दे दिया एक्सेप्टेंस, तो तीसरे के लिए वो सिलेक्ट करेंगे वो जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाले हों। तो जितना जल्दी है उतना अच्छा है। और डेडलाइन का वेट नहीं करें। हम्म। यूनिवर्सिटी की डेडलाइन दिसंबर तक है, ठीक है, लेकिन आप अगर एक्सेप्टेंस लेटर और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर चुके हैं, तो आप दिसंबर से पहले ही अप्लाई कर लें तो वो बेहतर रहेगा। थैंक यू सो मच हीरा आपका कि आपने हमारे सेशन को ज्वाइन किया। बाकी सब लोग, आप सब लोग जिन्होंने हमारे सेशन को ज्वाइन किया, उन सबका भी थैंक यू। स्पेशली मिस हीरा आपका, और बाकी सब जिन्होंने बहुत ही कामली हमारे सेशन को ज्वाइन किया। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो इंशाल्लाह हम लोग जो है प्रोवाइड कर देंगे, हमारे यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड कर देंगे, क्योंकि बहुत बड़ी एक वीडियो होती है इसकी। तो डेट्स वाई जो है ना, इसको हम किसी इस तरह नहीं करते। ठीक है। ताकि जो लोग ज्वाइन नहीं कर सके वो इस मीटिंग को, जो भी हमारी चीज़ थी उसको देख सकें। और जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में मेरा नंबर मौजूद है, वो मुझसे आप पर्सनली पूछ सकते हैं। मिस हेरा जो है वो मुझसे कनेक्टेड है, तो इंशाल्लाह जो भी आप लोगों की क्वेश्चंस हैं या क्यूरीज हैं, मैं उन तक पहुंचाता रहूँगा, एंड देन जो है ना वो आपको उसके सोल्यूशन देती रहेंगे। उसका कोई मसला नहीं, ये नहीं कि आपको बोल देंगे आज सेशन हुआ देन दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, ऐसा नहीं है। हम कोशिश करेंगे डिफरेंट सेशन इस पर अरेंज करवाएं, डिफरेंट स्कॉलरशिप पे अरेंज करवाएं। बहुत सारी प्लानिंग चल रही है इस हवाले से स्कॉलरशिप के ऊपर। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते रहेंगे, और जब तक आप एक अच्छी जगह स्कॉलरशिप हासिल करके पहुंच ना जाए, आपको हम लोग देते रहेंगे इस तरह के सेशंस। ठीक है। अच्छा, वन वन क्वेश्चन, सॉरी फॉर इंटरप्ट। हम्म। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, एक जस्ट क्वेश्चन था। अभी अर्ली स्टेज में हम, तो इन फ्यूचर लाइक आफ्टर 1 ईयर या 1.5 ईयर, लाइक एक आपको, आई नो यू आर क्वाइट बिजी, तो एक प्रोफेशनल आपका अगर कुछ अकाउंट वगैरह मिल जाता है जिसमें हम आपको लाइक अप्रोच करें, कोई भी क्वेश्चन हो इस मामले में, स्कॉलरशिप लाइक लिंक्डइन वगैरह, जिसमें हमें थोड़ा इजी हो आपको अप्रोच करना, तो इट्स गोना बी बेटर।
जी बिल्कुल, आप लिंक्डइन में आपका मेरे ख्याल से मैं ग्रुप में मेंशन कर सकती हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं अपने लिंक्डइन निकाल लूँ तो फिर मैं आपको उसका अकाउंट शेयर कर दूंगी। तो आप लिंक्डइन में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको क्वेश्चन वगैरह मैं बता दूंगी। बाकी ये कंबाइंड फाउंडेशन है, इसमें पूरा ग्रुप बना हुआ है। आपको जो क्वेश्चन उनमें हो, उम्मीद करती हूँ कि जिस टाइम पे आप पास आउट होने वाले हो, ग्रेजुएट होने वाले हो, उस टाइम पे कंबाइंड फाउंडेशन की तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट्स वहीं पे ऑलरेडी मौजूद हों, तो आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस मिल सके उस टाइम तक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।